ओम शांति। यूरोप में किसी प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया था, जिस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक कमरे में 8 बंदर रखे और उस कमरे में छत पे केलों का एक गुच्छा रखा और एक सीढ़ी नीचे से जो उन केलों तक जाती थी, और उन बंदरों को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में एक बंदर ने उस सीढ़ी को देखा और उन केलों को देखा और तुरंत चढ़ने लगा। और जैसे ही वो चढ़ने लगा, उन शोधकर्ताओं ने बाकी जितने बंदर थे उन पर ठंडा पानी छिड़का, स्प्रे किया, आइस कोल्ड वाटर। तो वो बंदर जो ऊपर चढ़ रहा था नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरे बंदर ने यही कोशिश की, और जैसे ही वो दूसरा बंदर ऊपर चढ़ने लगा, फिर से सभी के ऊपर ठंडे पानी की बौछार हुई। वो बंदर फिर नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद तीसरे बंदर ने कोशिश की, तो बाकी सभी बंदर उसको पकड़कर नीचे लाने लगे, क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि जो ऊपर चढ़ेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस ठंडे पानी से सबकी हालत बहुत खराब हो गई। तो उसको पकड़कर खींचकर नीचे लाया और सब शांत बैठ गए। फिर किसी ने कोशिश नहीं की ऊपर चढ़ने की, उस केले को खाने की। थोड़ी देर के बाद एक नया बंदर वहां डाला गया और पुराना बंदर निकाल दिया गया। तो नए बंदर को आश्चर्य हुआ कि केले लटक रहे हैं, पर कोई कूदता क्यों नहीं, कोई लेने की कोशिश क्यों नहीं करता। और उसने बहुत ही डेयरिंग के साथ सीढ़ी पर चढ़ना चाहा, तो बाकी सभी बंदरों ने पकड़कर उसको नीचे खींचा। उसे आश्चर्य हुआ, ये क्यों मुझे ऐसे कर रहे। सब उसको पकड़कर पीटने लगे, मारने लगे, और वो फिर चुपचाप शांत बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सेकंड बंदर को रिप्लेस किया गया, एक नया सेकंड बंदर आया। उसे भी आश्चर्य हुआ कि सब शांत बैठे हैं और जबकि केले लटक रहे हैं। तो वो केले खाने के लिए ऊपर चढ़ा, तो बाकी सभी बंदरों ने आक्रमण किया उसके ऊपर और नीचे लाया। उसमें वो भी था शामिल जो रिप्लेस किया हुआ फर्स्ट बंदर था, जिस पर कभी पानी का बौछार नहीं हुई थी। वो भी उसमें इंक्लूडेड था, और सब ने मिलकर उस सेकंड बंदर को नीचे लाया। वो भी शांत होकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद थर्ड बंदर को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह नया बंदर डाला गया। वो भी चढ़ने लगा, और उसको पकड़कर नीचे लाने में बाकी सभी बंदरों के साथ वो जो नए 2 बंदर थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं थी क्यों हो रहा है ये। और वो भी अपने दूसरे 6 साथियों के साथ, 5 साथियों के साथ मिलकर उस नए बंदर को, तीसरे बंदर को नीचे लाया। ऐसा करते करते 8 बंदर को रिप्लेस कर दिया गया। अब 8 बंदर उस कमरे में है शांत, जिन पर जरा भी पानी की बौछार नहीं हुई है, और कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है ऊपर चढ़ने की। और यदि गलती से कोई करता भी है तो बाकी 7 के 7 बंदर उसको पकड़कर नीचे लाते हैं।
ये प्रयोग बहुत ही रोचक है और इसमें मनुष्य मन का एक स्वभाव प्रतिबिंबित होता है, जो सेट पैटर्न्स है, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो मन की आदतें एक बार बन गई है, मन उसी पर चल रहा है, उसी को फॉलो करता है, उसी का अनुगमन अनुसरण करता है। और वो क्यों ऐसा करता है उसे भी नहीं पता। क्यों ऐसा हो रहा है, ये आदतें कब बनी उसे पता नहीं। ये मैं क्यों कर रहा हूं उसे पता नहीं, क्योंकि सब कर रहे हैं, या फिर मैं ही कर रहा हूं लंबे समय से, और वो शुरू कब हुआ उसे भी नहीं पता। गंगोत्री अज्ञात है आदतों की, रूढ़िवादिता की, परंपरा की, थॉट पैटर्न की। वो जो मन में बेचैनी है, वो जो मन में रेस्टलेसनेस है, वो जो मन का अंधकार है, वो कायम है। और उसी अंधकार में, उसी बेचैनी में, उसी रेस्टलेसनेस में मन चला जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के एक लेक्चर में मन की तुलना बंदर से की है। ह्यूमन माइंड इज लाइक दैट मंकी, रेस्टलेस बाय इट्स वेरी नेचर। चंचलम ही मन कृष्ण, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत चंचल है। इसको वश में करना उतना ही कठिन जितना हवा को वश में करना। मन की तुलना उस बंदर से की गई जो कि पहले से ही चंचल है। एंड देन somebody makes that monkey drink freely of wine। फिर उस बंदर को कोई दारू पिला देता है। नाउ इमेजिन द स्टेट ऑफ दैट मंकी, हाउ रेस्टलेस, पहले से ही इतना बेचैन, इतना अस्वस्थ, इतना चंचल, इतना अस्थिर जिसका स्वभाव, और अब किसी ने उसको शराब पिला दी। इतना काफी नहीं था, फिर एक बिच्छू आया और इस बिच्छू ने उस बंदर को काट दिया। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। इतना काफी नहीं था, एक प्रेतात्मा उसमें प्रवेश कर गई। और आगे उस लेक्चर में उन्होंने कहा, ह्यूमन माइंड इज लाइक दिस मंकी एंड द वाइन ऑफ डिजायर्स हैव एंटर्ड दिस मंकी एंड द वाइसेस ऑफ स्कॉर्पियन बिच्छू विकारों का इस मन को डस लिया है। और फिर सांसारिक तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जेलसी, इन सब ने मिलकर प्रेत आत्मा की तरह उस मन में प्रवेश किया है। नाउ हाउ विल यू कंट्रोल दिस माइंड? A mind which is now filled with wine, a mind which has been stung by scorpion। क्या ऐसे मन को वश में किया जा सकता है? क्या ऐसे मन को शांत किया जा सकता है? या शांति निरंतर एक अज्ञात गंतव्य ही रहेगा, an unfelt experience। बंदर से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह उसी तरह
मन में भी एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, विचारों की अविरल धाराएं बहती रहती है और मनुष्य को बेचैन किए हुए है। क्या ऐसे मन को शांत किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है? कैन वी टेम दिस मंकी माइंड? कठिन कार्य है। सदियों से ऋषि मुनियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने, महात्माओं ने, फिलोसोफर्स ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने इस मन की स्टडी की, इसको जानने का प्रयत्न किया, वश में करने का प्रयत्न किया। कई बार सफलता मिली, परंतु मन धोखा भी देता है। ऐसा डिसेप्टिव है कि पता नहीं चलता कब क्या कर दे। तो आज के इस रात्रि सत्र में हम ये देखेंगे कि कैसे इस बंदर समान मन को, चंचल मन को शांत कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, एकाग्र कर दिया जाए, फोकस कर दिया जाए किसी एक बिंदु पर। क्योंकि मन में जो ऊहापोह है, मन में जो उधेड़ बुन है, जो हलचल है, हड़कंप है, जब तक वो तरंगे शांत नहीं होती, कितना भी ज्ञान सुन लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी स्थान बदल दो, कितने भी व्यवसाय बदल दो, साथी बदल दो, संबंध बदल दो, समय की धारा बदल दो, टाइम जोन बदल दो, मन वैसा ही रेस्टलेस रहता है। तो हम ऐसी मन को वश में करने वाली 10 विधियां, 10 मार्ग, 10 मेथड्स देखेंगे। इन 10 में से कोई एक भी कर लिया जाए तो जिस हाई स्पीड से मन भाग रहा है, जिस तरह का ये रेसिंग माइंड है, वो मन शांत हो जाएगा। गीता में कहीं लिखा है, वह योगी जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, वह योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, वो संसार की सबसे ज्यादा सेवा कर सकता है। जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, जिसके मन में विचारों की जो स्पीड है वो कम हो गई है। संसार का सबसे ज्यादा कल्याण वो नहीं कर सकते जो बहुत बोल रहे हैं और बहुत भाषण दे रहे हैं और बहुत कर्म कर रहे हैं और ऊपर से लगता है बहुत व्यस्त है, परंतु वो मन जो शांत हो गया है, जिसके वाइब्रेशंस कम हो गए हैं, स्थिर हो गया है, ऐसे स्थिर चित्त से, ऐसे स्थिर मन से, ऐसे स्थित प्रज्ञ योगी के मन से जो प्रकंपन, जो वाइब्रेशन, जो रश्मियां, जो करंट फैलेगी वातावरण में, वो उस वायुमंडल को, वातावरण को, उस इंटरनल एक्सटर्नल मिलियू को शांत करेगी। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाइएस्ट काम आर फेड। और संसार में सबसे महान कार्य एक शांत मन करता है, एक स्थिर मन करता है। वो मन नहीं जो उछल रहा है, वो कूद रहा है, जो भाग रहा है, जो सोच रहा है ये करूं वो करूं, जो मल्टीटास्किंग से गिरा हुआ है। परंतु वो मन जो स्थिर है, वो मन जो शांत है,
वो मन जो एकाग्र है, वो मन जो शक्तिशाली है, वो मन जिसमें संकल्पों का अभाव है, वो मन जिसमें शक्तिशाली थॉट्स है, वो मन जिसमें वाइब्रेशंस पावरफुल है। जो 10 बातें हम बताएंगे वो सुनते सुनते ही साथ साथ अभ्यास करना है। शब्द शब्द में, वाक्य वाक्य के बीच जो अंतराल होगा, उस अंतराल में, उस पॉज में, उस इंटरवल में सुनते सुनते अपने जीवन को देख लेना, अपने कर्मों को देख लेना, अपने व्यवसाय को देखना, अपने जीवन की व्यस्तता को देख लेना, और कहां मैं खो गया हूं उसको भी देख लेना। सबसे पहला सेल्फ कंपैशन, स्वयं के प्रति रहम। हमेशा मनुष्य को समझाया गया है धर्म के क्षेत्र में दूसरों के प्रति रहम, परंतु स्वयं के प्रति कठोर रहो। हम कह रहे हैं स्वयं के प्रति रहम भाव, स्वयं के प्रति कंपैशन, स्वयं के प्रति वो कठोरता नहीं। माना हमने गलती की, परंतु उससे जो अपराध भाव जन्मा है, उससे जो आत्मग्लानि का भाव जन्मा है, उससे जिस गिल्ट कॉन्शियसनेस में हम रह रहे हैं, क्या ये गिल्ट कॉन्शियसनेस, क्या ये अपराध भाव, क्या ये आत्मग्लानि का भाव हमें सफलता की ओर उन्मुख करेगा? सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अंदर ही अंदर चेतना स्वयं को कोस रही है, मैंने ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है, इससे किसी का नुकसान हुआ, इससे मेरा ही नुकसान हुआ। इस गलती के कारण, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, प्रोफेशन की हो, या अब भी चल रही है, वो जो भी है, जैसी भी है, सेल्फ कंपैशन। क्योंकि गिल्ट कॉन्शियसनेस ही बंधन है, बाधा है, विघ्न है, चेतना में अवरुद्ध कर दिया है, चेतना की धारा को, और एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया है। एक रात बहुत बारिश हो रही थी और अचानक दरवाजे पर खटखट, और चर्च का पादरी फादर दरवाजा खोलता है और एक नर्स वहां पर है। वो कहती है, फादर प्लीज कम, एक मरीज है, वो मर रहा है, आप यदि आ जाए तो मरते समय उसे शांति मिल जाए। यदि आप आ जाए, उसके सर पर हाथ रख दे, तो जाते समय, मरते समय, उस मरणासन्न अवस्था में उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो शांति से शरीर छोड़ेगा। प्लीज फादर कम। संत हृदय नवनीत समाना, द्रवित होता है हृदय, और वो फादर कहते हैं चलो। पहुंचते हैं हॉस्पिटल, तेज बारिश और तूफान। फादर अंदर जाते हैं उस पेशेंट के पास। वो पेशेंट गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है, डांटता है और उनको गालियां देकर बाहर निकाल देता है। अभी मरने वाला है थोड़ी देर में। फादर बाहर आते हैं, सोचते अब चलूं घर, रात हो गई है, परंतु बारिश तेज है। सोचते थोड़ी देर रुक जाता हूं, एक ट्राई और, तब तक गुस्सा शांत हो जाएगा। दूसरी बार फिर जाते हैं, फिर से डांटता है और फिर से बाहर निकाल देता है। सोचते अब तो रुकना ही चाहिए, जब तक इसका गुस्सा शांत न कर दूं फिर जाऊंगा। फिर जाते हैं, अब थोड़ा सा शांत हुआ है। फादर वहां बैठते हैं, उसे दर्द भी बहुत हो रहा है, कैंसर सारे शरीर में फैल चुका है, और वो फादर को अपने जीवन की बात बताता है। वो कहता है, मेरा ये जीवन दुख में बीता है,
40 साल से मैंने एक ऐसा अपराध कर दिया था कि आज तक मुक्त नहीं हो पाया उस अपराध से। फादर कहता है, मुझे बताओ तुमने क्या पाप किया? वो कहता है, मेरी ड्यूटी स्टेशन पर झंडा दिखाने की थी और एक बार मैंने शराब पी ली और शराब के नशे में गलत झंडी दिखा दी और वो जो ट्रेन आ रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया और बीच में एक कार आ गई जिसमें एक मां थी और उसके 2 बच्चे थे और ऑन द स्पॉट तीनों के तीनों मर गए। पुलिस के डर से मैं वहां से भाग गया और किसी को पता भी नहीं चला, पर अंदर ही अंदर घुटता रहा, तड़पता रहा, दुखी रहा, पीड़ित रहा, असहाय, डर भी था और इसी में मेरा सारा जीवन इस गिल्ट कॉन्शियसनेस में गया। मुझे क्या करना चाहिए था फादर? क्या गिरफ्तार हो जाना चाहिए था? मैं डर गया था। फादर ने कहा, वो स्टेशन कौन सा था? फादर ने कहा, वो तारीख कौन सी थी? वो मास कौन सा था? वो साल कौन सा था? उसने बताया। फादर ने कहा, चिंता मत कर, तुम सोच रहे हो उस कार में तीनों ही लोग मर गए, उसमें एक चौथा भी लड़का था, एक छोटा सा, और वो बच गया था। और जिसने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया, और वो मैं हूं। एंड आई, ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर एंड माई ब्रदर्स, आई फॉरगिव यू एट दिस मोमेंट। और परम संतोष के साथ, विथ सुप्रीम सेटिस्फैक्शन, उस आत्मा ने शरीर को छोड़ा। क्या मेरे अंदर भी ऐसा कोई अपराध भाव है? तो स्वीकार कर लो। है तो जिसके साथ वो अपराध किया उससे माफी मांग लो। अगर वैसे माफी मांगने से कतराते हैं तो मन से माफी मांगना है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, पेन पेंसिल डायरी सब नीचे, रेड लाइट, आंखों के सम्मुख उन व्यक्तियों को लाएंगे जिनको हमने दुख दिया, दर्द दिया, अपशब्द बोले, कुशब्द बोले, षड्यंत्र किए, बैकबाइटिंग की, निंदा की, ग्लानि की, अपमान किया, उनको मेंटली टॉर्चर किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, उनके जीवन को नरक बना दिया। और ऐसी सभी आत्माओं से मन से, सच्चे दिल से माफी मांगनी है। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य सितारा हूं। प्रेम से परिपूर्ण, रहम से भरा हुआ, शुभ भावनाओं से ओतप्रोत मैं प्रकाश पुंज हूं। देख रहा हूं मेरे आंखों के सम्मुख वो सभी व्यक्ति जाने अनजाने में जिनको मैंने दुख दिया, सताया, अपशब्द बोले, अपमान किया, गलत समझा, दोषारोपण किया,
निंदा की, ग्लानि की। हे आत्माओं, मुझे क्षमा करो। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देख रहा हूं मन की आंखों के सम्मुख उनका क्रोध शांत हो रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। एक खुशी का भाव। खुशी से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे गले लग रहे हैं। वर्ष वर्ष का, साल साल का सारा भारीपन समाप्त हो गया। मन संपूर्ण हल्का, निर्भार, निर्बोझ। मानो कोई वजन छाती पर से उठ गया। और मैं अपने आप को भी माफ करता हूं और एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए संबंध की शुरुआत। ओम शांति। सेकंड, सेल्फ ऑब्जर्विंग। पहला सेल्फ कंपैशन, सेकंड सेल्फ ऑब्जर्विंग। बचपन से लेकर दूसरों को देखा और दूसरों को देखने की आदत। मैं अब स्वयं को देखता हूं और केवल देखता नहीं, साक्षी होकर देखता, संपूर्ण डिटैच होकर देखता हूं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर स्वयं को ही देखना। जैसे मन एक झाड़ है और विचार पंछी है। पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, केवल देख रहा हूं। आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूं स्वयं को, तदात्म नहीं कर रहा हूं कि ये ऐसा विचार क्यों आ रहा है, ऐसा नेगेटिव विचार, ऐसा जेलसी वाला विचार, ऐसा दुख देने वाला विचार। और ना ही उस विचार से आइडेंटिफाई कर रहा हूं पॉजिटिव, पावरफुल, कुछ भी नहीं, बस साक्षी होकर देख रहा हूं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक पर्दा है जिस पर विचार आ रहे और जा रहे हैं, और मैं उन विचारों से भी अलग हूं। मैं ये विचार भी नहीं, मैं आत्मा मन के इस खेल को देख रही हूं। और हर दिन 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम हर एक को यह अभ्यास करना है, और यह अभ्यास करना है प्रकृति के सानिध्य में, जहां हवाएं है, जहां झील है, जहां वादियां है, जहां समंदर है। और वो सुबह का समय हो तो बहुत अच्छा, प्रातः काल। हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुर्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संगम। मैं ये देह नहीं, न च भाति भूत संगम, दिस असेंबलेज ऑफ बॉडी। इससे परे मैं वो हूं, वह निराकार तत्व, वह आत्मा, और साक्षी होकर अपने विचारों को देख रहा हूं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। और कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल देख रहा हूं। जैसे सड़क पर खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है,
वैसे मैं भी मन के इस खेल को, मन के इस दृश्य को, मन के इस नाच को, जहां मन ही बंदर और मन ही मदारी नाच रहे सब संसारी, इस खेल को देख रहा हूं। तो हर एक को 5 मिनट्स सुबह सुबह यह अभ्यास करना है। अभ्यास करेंगे टेरेस पर जाकर, यदि झील नहीं, यदि समंदर नहीं, या कोई पहाड़ी नहीं, यदि कोई ऐसी फील्ड, कोई खेत नहीं, निसर्ग का सानिध्य जहां होगा वहां मन खुलेगा। और व्यक्ति जितना घरों में कैद रहेगा, बिल्डिंगों में कैद रहेगा, मन उतना बंद होगा। यदि मन को खोलना है और मन को देखना है और सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, वेयर द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड बिकम वन, जे कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जहां दृश्य और दृष्टा एक हो जाए, उपनिषदों के शब्दों में, जहां व्यक्ति साक्षी हो जाए, राजयोग के शब्दों में, ऐसा परम साक्षी भाव स्वयं मिलाना है। बहुत कठिन है, सहज भी है, पर अभ्यास से होगा। खुद को अपने रोल से, डॉक्टर हूं, लॉयर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैनेजर हूं, हेड हूं, सब रोल हो रहा है। दिस इज रोल कॉन्शियसनेस। मैं ये कुछ भी नहीं हूं। न च भाति बहुत असंगम, मैं अलग हूं और ये अलग। जैसे ही मन अपने आप को आत्मा अलग कर देगी, शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो सेकंड इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन। थर्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। मन को जो भी आदतें लगाओ, हमारे ऊपर है। जैसे हम उसको ट्रेनिंग देंगे, वैसे उसको ट्रेनिंग होगी। हम उसे क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? थॉट वेव्स, थॉट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। मेडिकल साइंस ने नया शब्द खोजा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पहले यह मान्यता थी कि ब्रेन में जो न्यूरॉन है नए नहीं फॉर्म होते, जो है वो है, एक बार खत्म हो गए खत्म हो गए। परंतु नहीं, द रिसेंट साइंस shows there is something which is known as neuroplasticity, where new thought patterns can be created on the brain, on the mind, on the cerebral cortex. But the principle is repetition. रिपीट करते रहना, पुनरुक्त करते रहना। जब पता चल जाए कि सुबह अमृत वेले उठना कितना फायदे का है, तो कोशिश करनी है सुबह सुबह उठने की। सुबह का जो वातावरण, शुद्ध वातावरण, उस पवित्र वातावरण में, उस शुद्ध वातावरण में संसार के सभी लोग जहां सोए हुए हैं, पावरफुल हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जब वायुमंडल में है, उस समय उठकर आत्मचिंतन, जीवन के विषय में सोचना, इस जीवन को कैसे अनुशासित करे, कैसा बिखरा हुआ है, कैसा भटक रहा है, किस मार्गों पर भटक रहा है, पता नहीं क्या हम कर रहे हैं, क्यों हम भाग रहे हैं, क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। और पाने क्या वाले हैं? एक साइंटिस्ट ने लिखा है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्च ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। जीवन मैंने अणुओं और परमाणुओं की खोज में लगा दिया, परंतु जीवन की इस शाम में ऐसा लगता है जैसे जीवन हाथों से निकल गया है। वाई दिस स्पिरिचुअल वैक्यूम, वाई दिस एम्प्टीनेस इन लाइफ? शायद जो करना था वो नहीं किया। शायद वो करता रहा व्यक्ति जो कर कर भी आत्मा अतृप्त रही, असंतुष्ट रही। सब पा लिया, सब है, वैभव है, सब कुछ है, फिर भी अतृप्ति है, असंतोष है, डिवाइन डिस्कंटेंट है, दैवी असंतोष। और उससे व्यक्ति उभर नहीं पा रहा है और सोचता है करूंगा करूंगा करूंगा, और एक दिन खत्म हो जाता है।
कहीं वो मैं तो नहीं। एक साइंटिस्ट ने, जो पहले जनरल सर्जन थे, फिर न्यूरो सर्जन बने, फिर प्लास्टिक सर्जन बने, एक सुंदर किताब लिखी और इस किताब में एक एक्सपेरिमेंट बताया है 21 डेज का क्या महत्व है। उन्होंने लिखा कि जिस पेशेंट का पैर सड़ गया और एम्पुट कर दिया गया, पैर काट दिया गया, पैर काटने के दूसरे दिन बाद बोलता है मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है पैरों के, जबकि उंगलियां है ही नहीं। फिर कहता है मेरे पिंडलियों में दर्द हो रहा है, जबकि पैर ही नहीं है। ये बात कि मेरा पैर नहीं है एक्सेप्ट करने को उसको 21 दिन लगते हैं लगभग। दूसरी जगह उस साइंटिस्ट ने लिखा कि जब हम नए कमरे में जाते हैं, नई जगह, 3 दिन सेट होने के लिए लगते हैं और पूरा सेट होने के लिए 21 दिन लगते हैं, जब लगे कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है। एक तीसरी जगह उसने लिखा कि जब प्लास्टिक सर्जरी की कर दी जाती है तो नया फेस जो पेशेंट को मिलता है, उस फेस को ये मेरा फेस है ये एक्सेप्ट करने के लिए ही टेक्स अबाउट 3 वीक्स। सो ट्राई टू डेवलप न्यू हैबिट्स बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ 21 डेज। 3 दिन के लिए अमृत वेला उठना है। 3 दिन हो जाए, स्वयं को शाबाशी देना, और फिर उसको एक्सटेंड करना 7 डेज, और फिर और एक्सटेंड करना 21 डेज, ताकि वो आदत हो जाए, सेकंड हैबिट बन जाए। तो जीवन अनुशासित होगा, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उस जीवन में। और जिस जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन है वहां संतोष है, एक अलौकिक खुशी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जीवन पटरी पर चल रहा है, कभी भी उठना और कभी भी कुछ करना। जीवन का कोई टाइम टेबल नहीं है, दिनचर्या का कोई टाइम टेबल नहीं है। जहां जीवन अनुशासित है, संयमित है, लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लाइफ्स, महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है। तो मन को शांत करना है, मन को वश में करना है, मन को स्थिर करना है, मन को एकाग्र करना है। तो कुछ नई आदतें, कुछ क्रिएटिव हैबिट्स, क्रिएटिव थॉट्स, प्लानिंग लानी पड़ेगी। और एक प्लान हम आपको दे रहे हैं, वो है सुबह सुबह जागना। कितने हैं यहां पर जो 5 बजे उठते हैं? यहां नहीं, उधर जहां रहते हैं वहां पर जो 5 बजे उठते हैं वो थोड़ा और पीछे जाएंगे, 15 मिनट, 15-15 मिनट पीछे जाना है। ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। सुबह सुबह उठकर जो कर्म किए जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ प्लानिंग होती है, वो दिनचर्या में अपने आप इंप्लीमेंट होती है, अपने आप सेट रहती है दिनचर्या। फिर दुख नहीं होता ये मैंने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अपने पास टाइम ज्यादा रहता है। एक है लेट उठना, भाग भाग के ऑफिस और कॉलेज और जहां जाना है वहां जाना, एक है पहले ही उठ जाना, प्लानिंग करना, सोचना, कुछ चिंतन करना, कुछ मनन करना, कुछ अध्ययन करना, कुछ पढ़ना, हाईली इंस्पिरेशनल स्टोरीज एंड हाईली इंस्पिरेशनल थॉट्स, लेट देम percolate the gray matter and the cortex of your brain and then see the miracle. तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। एक लामा, बौद्धि लामा ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। उसने लिखा है, मैं 4 साल का था, छोटा सा बच्चा, 5 साल 4 साल का लगभग। तो मेरे पिता ने कहा कि सुबह सुबह एक बैलगाड़ी आएगी और तुम्हें अभी गुरुकुल में जाना है पढ़ाई करने के लिए, और हम तुझे छोड़ने नहीं आएंगे, तू अकेला बैलगाड़ी में बैठना, बैलगाड़ी जाएगी, तेरी मां पीछे होगी पर पीछे मुड़ के मत देखना। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा सोचता है, मैं कहां जा रहा हूं मुझे पता नहीं, और मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूं, मेरी मां, कितना प्यार है मेरी मां से, कितने कठोर ये मां बाप है। सुबह होती है, 4 बजे का समय, बैलगाड़ी आती है, वो बैलगाड़ी में बैठता है। पिता कहते हैं, अगर तूने पीछे मुड़कर देखा तो इस घर में वापस पैर मत रखना। वो बैठता है, रोने को दिल करता है। पिता कहते हैं, अगर तूने एक आंसू भी बहाया तो वापस इस घर में नहीं रखना, क्योंकि हमारे खानदान का ये नियम है। वो बैठता है और रोकता है स्वयं को, उसको लगता है एक बार तो मां को देखूं, पता नहीं वापस कब आऊंगा।
जाता है, नहीं देखता। गुरुकुल पहुंचता है और गेट पर ही होता है, वो शिक्षक, वो प्राध्यापक, वहां के आचार्य उसे रोक देते हैं, कहते हैं रुक जा यहां पर। तू जिस घर से आया है, जिस खानदान से आया है, मुझे पता है वो खानदान, अब यहीं खड़ा रहे, आंखें बंद कर ले जब तक मैं आके तुमको नहीं कहूं कि आंखें खोलो। वो बच्चा सुबह का समय, 8 बजे का समय, आंखें बंद करके खड़ा हो जाते हैं। बाकी सारे विद्यार्थी आते हैं, कोई उसका बस्ता खींचता है, कोई उस पर पत्थर डालता है, कोई उसके कान में और नाक में उंगली डालता है, कुछ कंकड़ फेंकता है, सताने लगते हैं छोटे बच्चे उसको गुरुकुल के। पर वो आचार्य कहते हैं अगर तुमने आंख खोली तो तुमको वापस जाना पड़ेगा, यहां के नियम है ये। तो वो बच्चा आंख बंद करके खड़ा रहता है। 11 बज जाते हैं, भूखा है सुबह से। 12 बज जाते, छोटा सा 5 साल का बच्चा भूखा है। 2 बज जाते, कोई नहीं आता है, शाम होता है, वहीं पर खड़ा रहता है भूखा और प्यासा, और बाकी सब उसको छेड़ रहे, सता रहे, कड़क धूप। शाम को आचार्य आते हैं, कहते हैं आंख खोल तू पास से। उस लामा ने अपनी जीवन कहानी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने सोचा था कैसे ये कठोर शिक्षक है, और मैंने सोचा था कैसे कठोर माँ बाप है, परंतु वही मेरे वास्तविक शिक्षक थे और माँ बाप थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे जीवन में अनुशासन आया। ऐसे अपने जीवन को अनुशासित कर देना है, तब मन शांत होगा, तब उसकी जो रेस्टलेस टेंडेंसीज है, जो भटकने का स्वभाव है, जो चंचलता है, वो शांत होगी। चौथा, सेल्फ एस्टीम, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमेशा मन सोचते रहता है, व्यक्ति सोचते रहता है मैं ये कर नहीं सकूंगा, ये मेरे से नहीं होगा। निगेटिव थॉट्स, निगेटिव अपने प्रति। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, अस्मिता, सम्मान, अर्थात हायर कॉन्शियसनेस, अर्थात हाई इंस्पिरेशनल वर्ड्स, अर्थात हाई वाइब्रेशनल स्टेटमेंट्स, अर्थात पॉजिटिव अफर्मेशंस। स्वयं स्वयं को मान देना, स्वयं स्वयं का सम्मान देना। हमें संसार के सम्मान की आवश्यकता नहीं, वो स्वतः आएगा पीछे पीछे परछाई की तरह, परंतु हम स्वयं को कितना सम्मान देते हैं, वो जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा दुश्मन है। वो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन का भाव है, दुश्मन है। वो जो निगेटिव सेल्फ टॉक है, दुश्मन है। हम स्वयं को ही मान दे, बड़े भाग मानुष तन पावा। मैं कितनी महान हूं आत्मा, कितना श्रेष्ठ हूं, ये इतना श्रेष्ठ मुझे जीवन दिया। इसमें एक चीज हम जोड़ेंगे, ग्रेटिट्यूड का भाव लाना है। धन्यवाद करेंगे सबको, उन व्यक्तियों को जो जीवन में है, उन व्यक्तियों को जो साथ में रहते, उन व्यक्ति जो ऑफिस में है, वो जो सारे संबंध संपर्क में, सबको धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, उस भगवान को धन्यवाद। और स्वयं को उठाना है कि हे प्रभु कि तूने मुझे क्या कुछ नहीं दे दिया। क्या कभी हमने ऐसा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जीवन में लाया है, या हमेशा कंप्लेनिंग नेचर, हमेशा कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, हर व्यक्ति के प्रति कंप्लेंट, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, सबके प्रति कंप्लेंट से भरा हुआ जीवन। कंप्लेंट में निगेटिव ऊर्जा है, ग्रेटिट्यूड में पॉजिटिव एनर्जी है। उन सभी के प्रति धन्यवाद जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत विघ्न भी डाले, क्योंकि अगर उन्होंने विघ्न नहीं डालते तो हम अनुभवी नहीं बनते। अगर उन्होंने टांग नहीं अड़ाई होती तो हमारे पास अनुभव नहीं होता। अगर उन्होंने हमारी निंदा नहीं की होती तो निंदा में कैसे रिएक्ट करना यह हमें समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने बैक बाइटिंग न की होती, यदि उन्होंने मलाइन और अक्यूज नहीं किया होता, तो हम थोड़े कम अनुभवी होते। अभी हमारे पास अनुभव की संपदा है। एक सूफी कवि ने लिखा है, मैं तुम्हें सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि गलतियां तुमसे ज्यादा मैंने की है। अपनी गलतियों से सीखना, सबसे सीखना और आगे बढ़ना। सेल्फ एस्टीम अर्थात सेल्फ रिस्पेक्ट,
हायर कॉन्शियसनेस में स्थित होना। यहां जब से आप आए, आपने जो भी बहुत सारी ज्ञान की बातें सुनी होगी, उसमें से कुछ कुछ विचार ले लेना और उनकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। जॉर्ज वॉशिंगटन 7 साल का था, घर की परिस्थिति गरीब थी, पढ़ नहीं सकता था स्कूल में। उसका काम था घंटी बजाना, स्कूल के बीच में 2 पीरियड में, 2 ओवर के बीच में। छोटा सा बच्चा, इच्छा होती थी कि स्कूल में मैं भी जाऊं, मैं भी पढ़ूं, परंतु पैसे नहीं, गरीबी, ऐसी दरिद्रता, ऐसी विपन्नता। तो वो क्या करता था, घंटी बजाते बजाते, टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। टन टन टन, अंदर ही अंदर चिंतन, अंदर ही अंदर इंसैंटेशन, अंदर ही अंदर मंत्र जाप। टन टन टन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। और वो बन गया, जो उसने सोचा था वो हुआ, क्योंकि वो संकल्प उसने अपने मन को दिया कि ऐसा होगा। और एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं, हमारा जो मेडिकल कॉलेज था जीएमसी, वहां पर डीन थे डॉक्टर आईचीत, रिटायर होने वाले थे, बहुत उम्र हो गई थी। उन्होंने अनुभव सुनाया था कि जब इस मेडिकल कॉलेज में 1960s में मेरा फर्स्ट एमबीबीएस का दिन था, रैगिंग का डर था, और रैगिंग के डर से मैं धीरे धीरे जा रहा था, छुप छुप के, कोई सीनियर देख ना ले, और तब मैंने संकल्प किया था कि इसी मेडिकल कॉलेज का मैं एक दिन डीन बन जाऊंगा। एंड ही शेयर्ड, I created that vision. I saw that, I visualized that, I picturized that, I colorized that. Every day I dreamt. And today that dream has become sakar. The dream has materialized. And he worked hard for that. Whatever you will dream, you will become. So higher consciousness, self-esteem. अगला है self churning. चर्निंग अर्थात मंथन, रवि से मंथन करते हैं ना, चर्न, आत्म मंथन, चर्न करना ज्ञान को, ज्ञान की पॉइंट्स को, नॉलेज को। अगर कोई, जैसे यहां पर एक लिखा हुआ है, इंद्रियों का आकर्षण ही सर्व दुखों का कारण है, यह स्लोगन देखा, देखकर छोड़ नहीं देना, उस पर चिंतन करो, उस पर मनन करो, उस पर अध्ययन करो, उस पर चर्चा करो। उस एक वाक्य में शक्ति समाई हुई है, उस एक पॉइंट से अमृत निकलेगा। चिंतन से, मनन से, मंथन से, जो जो ज्ञान की बातें, श्रेष्ठ बातें, प्रेरणादायक बातें हमें दिखाई दे, उनको स्टडी करो। कैसे छोटे छोटे लोग, वो दशरथ मांझी, पूरी की पूरी वो पहाड़ के पहाड़ खोद दिया उसने और रास्ता बना दिया। वो अनुरिमा सिन्हा, पैर टूट गया पर हार नहीं मानी। प्रेरणादायी व्यक्तित्व संसार में है, इतिहास में है। हमारे इर्द गिर्द ही कितने लोग हैं, शायद हमारे घर में रहने वाला ही कोई व्यक्ति कितना महान होगा, हमें ही पता नहीं। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। आत्ममंथन, सेल्फ चर्निंग, इसकी आदत हर एक को डालनी है। जैसे वो आदत बताई सुबह उठने की, वैसे चिंतन की आदत डालनी है, कॉन्टेम्पलेशन की आदत डालनी है। जितने कवि हुए हैं, जितने महान लेखक हुए, जितने महान से महान व्यक्ति हुए, यहां तक कि AR रहमान ने एक जगह लिखा है, व्हेन आई हैव टू कंपोज अ न्यू म्यूजिक, आई रिटायर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई विड्रॉ माई सेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आई एंटर इन टू अ स्पेस एंड ककून माई सेल्फ इन दैट सॉलिट्यूड, इन दैट साइलेंस, एंड आई गेट रीड ऑफ ऑल द डिजायर्स ऑफ फेम, फ्लेम एंड ग्लोरी। जो ये संगीत, ये म्यूजिक, ये गीत इस फिल्म में जो बना रहा हूं, इससे जो प्रसिद्धि होने वाली है, उस विचार से मैं अपने आप को मुक्त कर देता हूं। In that moment of silence, a new creation is created. और that creation, that is masterpiece. तो एकांत में चले जाना, ये 2-3 चीज आपको बता रहे हैं जो हर एक को अपने जीवन में लानी है। मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता।
दिनचर्या में ये 3 चीजें लानी है, जिसके अंदर उस गुफा में बैठ जाओ और वहां बैठकर सोचो जीवन में क्या चल रहा है, संबंधों में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, कहां, वेयर इज द शू पिंचिंग, वेयर व्हाट इज गोइंग अमिस, कहां क्या गलती हो रही है, किससे हो रही है, क्यों ये जीवन में संताप, क्यों ये जीवन में असंतोष, वाई दिस रेस्टलेसनेस, वाई दिस डार्कनेस, क्यों ये अंधकार जीवन का। इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस द ट्रुथ विल इनकारनेट ऑन द लैंड ऑफ माइंड। उस मौन के क्षणों में वो परम सत्य मन की भूमि पर अवतरित होगा। सेल्फ जर्निंग, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्म संश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग। अगला है सेल्फ चेकिंग। इस मन को शांत करने के लिए उसकी बार बार चेकिंग करनी होती है। एक व्यक्ति इतना तेज भाग रहा है घोड़े पर, कोई पूछता है कहां जा रहे हो, वो कहता है मुझे क्या पता, घोड़े को पूछो, क्योंकि घोड़ा लेके जा रहा है, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं, घोड़े को पूछो। रुकना, स्टॉप, पॉज, थिंक, कॉजिटेट, रिफ्लेक्ट, कॉन्टेम्पलेट एंड सेल्फ चेकिंग। खुद ही की चेकिंग करना। हे मन, तूने क्या पाया और क्या छोड़ा, क्या मिला तुझे ये सब करके। अपने ही मन से को चेक करते रहना। सेल्फ चेकिंग। अगला है सेल्फ टॉक। स्वयं स्वयं से बातें करना। दूसरों से बहुत बातें कर ली, बहुत फ्रेंड्स बना लिए और बहुत ग्रुप्स बना लिए। नाउ अनफ्रेंड एंड मेक फ्रेंडशिप विथ योर ओन माइंड। अपने ही मन से दोस्ती करनी है और अपने ही मन से बातें करनी है, स्वयं से बातें करनी है। एकांत में बैठकर, हे मन, क्या चाहिए तुझे। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, उसका चिंतन कर, क्या कर रहा है, क्या चाहिए था जीवन में और कर क्या रहा है, क्या ये लक्ष्य है जीवन का, क्या इसलिए ये सब किया था। सब मिल गया, सब तो पा लिया, यूं तो सारे सुख है भर से, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल ए दीवाने, वही देश, ये जो देश है तेरा, तुझे है पुकारा। कोई पुकार रहा है, वो मौन आवाज, वो मौन पुकार, वो अज्ञात की पुकार। द डिवाइन कॉल इज कॉलिंग। कोई तो है अंदर से कह रहा है आजा, आ जाओ, आ जाओ। कोई अंदर है जो भूखा है, प्यासा है, और जो चाहता है उससे कोई बात करे, और हम उससे बात नहीं कर रहे। वो जो अंतःकरण में बैठा है, वो जो मैं स्वयं हूं, स्वयं से बातें करना है। एक अमेरिकन लेखक ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, एक बार मेरे पिताजी का और मेरा ऐसा झगड़ा हो गया कि रात हो गई झगड़ा करते करते, सुबह हुआ और पिताजी ने कहा एक तो तू इस घर में रहेगा या मैं। और मैंने भी कह दिया मैं जा रहा हूं तुम्हारे घर से, नहीं रहना है आपके घर में, देख लूंगा। और वो निकल गया। और निकलने के बाद उसे पता चला पैसे तो है ही नहीं, तो जाऊं कैसे, टैक्सी के लिए कुछ तो चाहिए, कहां जाऊं। और पैदल निकलने लगा। सुबह का समय था, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। अकेला वॉकिंग चलने गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, चलते गया, खुद से बात करते हुए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। और वॉक करते करते उसको पता चला गलती तो मेरी है, माफी तो मुझे ही मांगना चाहिए, और वापस आ गया। बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में बताया जाता है ये। सेल्फ टॉक। एकांत में निकल जाओ, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। एक लंबी सैर जिसपे हमारे साथ कोई ना हो, किसी को साथ नहीं, अकेले में जा रहे हैं और खुद से बातें कर रहे हैं। सेल्फ टॉक। अगला है सेल्फ लिसनिंग।
खुद की सुनो, खुद का मन कुछ कह रहा है उसका सुनना. लिसन टू दैट वॉइस, दैट लिटिल वॉइस, दैट स्मॉल वॉइस, दैट इनर वॉइस ऑफ कॉन्शियस, so that the unconscious becomes conscious when we listen to the conscience. अंतःकरण की जब आवाज सुनी जाती है तो मूर्छा में जो चेतना है वो मूर्छा से जागती है, क्योंकि अंतःकरण कुछ और ही कह रहा है और उसको दबाया है. स्टाइफल्ड कॉन्शियसनेस, दबा के रखा है, दमित, क्योंकि बाहर बहुत सारी इच्छाएं हैं परंतु वो करना था जो किया ही नहीं. और वही तो चाहिए था, वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो प्रेम कहां चला गया? और बाकी सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, नाम है, वैभव है, सब है, परंतु आत्मा तृप्त है. तो सेल्फ टॉक. 9th, स्क्राइबिंग जिसको कहते हैं. स्क्राइब अर्थात लिखना, मन को वश में करना, मन को शांत करना, मन को स्थिर करने के लिए बेस्ट मेथड है राइटिंग. एक डायरी बनानी है, यहां आपको बहुत सारी डायरियां मिलेगी, यहीं से कल से ये काम चालू करना है, अपनी सारी दिनचर्या को लिखना. आज सुबह मैं इतने बजे उठा, फिर मैं यहां गया, अभी मैं यहां हूं, अभी यहां हुआ, फिर इससे मिला, फिर ऑफिस गया. अपनी दिनचर्या को लिखना, डायरी राइटिंग. डेट और प्लेस लिखना ऊपर, और लास्ट में ऐसे कर दो कि वो जैसे हम भगवान से बातें कर रहे हैं, जिस भी नाम से उसको पुकारते उसका नाम और गुड नाइट एंड थैंक्स. एक ग्रेटिट्यूड का भाव उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आज सारे दिन भर मुझे मदद की. थैंक्स टू माई मदर, थैंक्स टू माई फादर, थैंक्स टू माई वाइफ, थैंक्स टू माई चिल्ड्रन. थैंक्स विल क्रिएट पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी. डायरी राइटिंग की आदत ऐसी एक आदत है कि इसमें आपके दूसरे भी फायदे हैं. और एवरी संडे आप उस डायरी को खोलना और पढ़ना कि क्या हुआ. तो ट्यूसडे में लिखा हुआ है कि किसी ने मुझे गलत बोला और मुझे बहुत रोना आया और फिर मैं रोई. फिर अभी संडे उसको खोलना और पढ़ना, अच्छा मैं रोई, ये कोई रोने की बात थी क्या? वो बात एकदम छोटी लगेगी, पर उस दिन, जिस दिन हम रोए, जिस दिन बुरा लगा, जिस दिन सबके सामने किसी ने इंसल्ट कर दी. बॉस को सबके सामने इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी, अकेले कमरे में लेके जाके करते तो थोड़ा ठीक था. सबके सामने कर दी, सबके सामने ऐसा बुरा बुरा बोल दिया और गलत आरोप लगा दिया, बहुत ही बुरा लगा. वो भी लिख दो उसमें. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू लाइटन द माइंड. सारा कुछ लिख देना. अच्छा डर है कोई डायरी पढ़ ले तो क्या करना है? कोड लैंग्वेजेस, डोंट यूज एनीबॉडीज नेम, एक्स वाई जेड, इस तरह का लिखो. पर अपनी डायरी थोड़ी छुपा के ही रखना अलग से, पर लिखना जरूर. उसमें फिर प्लानिंग भी लिखना, कल क्या क्या करना है. टू डू लिस्ट, एक लिस्ट, ये करना है, ये करना है, ये करना है. और रात में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है, चलो ये बचा है, कल करेंगे. प्रायोरिटाइजेशन, इससे भी डिसिप्लिन आएगा. डायरी राइटिंग. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी जीवन कहानी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, सब जगह अवेलेबल है, आप देखोगे. उस व्यक्ति की आदत थी कि रोज रात में डायरी लिखता था. उसने ऐसे 18 या 17 पॉइंट्स निकाले थे कि वो देखता था, रात में चेकिंग करता था कि ये है करेज, स्वीटनेस, प्योरिटी, ऑनेस्टी. डिड आई प्रैक्टिस ऑनेस्टी टुडे? डिड आई डिसीव एनीबडी टुडे? डिड आई स्पीक गुड वर्ड्स टुडे? डिड आई डू गुड वर्ड्स, गुड एक्शंस टुडे? खुद की डायरी लिखता था रोज और चेकिंग करता था. एंड लास्ट पॉइंट, 10th, लास्ट एस. ऐसे 10 एस आपको बता रहे हैं. तो लास्ट एस इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. इसमें बहुत सारी चीजें हैं, समय हमारे पास कम है, परंतु फिर भी 2-3 बातें आपको बता दें. स्ट्रेस मैनेजमेंट में रिड्यूस मल्टीटास्किंग. एक साथ मोबाइल भी चल रहा है, भोजन भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, माइंड कैसे एकाग्र होगा? मल्टीटास्किंग में सोने से पहले कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट पहले इसको स्विच ऑफ कर दो, थोड़ा दूर कर दो. स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन. आप यहां आए हैं, यहां आपको सुना भी होगा, सीखा भी होगा, पर अच्छे से सीखने के लिए यहां से जाने के बाद
और अच्छे से इसकी गहराई से इस मेडिटेशन को सीखना है। व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ टू काम द माइंड, हाउ टू एलिविएट इट्स रेस्टलेसनेस, उसकी स्वयं को ट्रेनिंग देना है। मेडिटेशन, म्यूजिक एंड माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक टेक्निक है जिसमें हर काम हम ध्यान से करते हैं। भोजन कर रहे हैं तो ध्यान से कर रहे हैं, चल रहे हैं तो खाली चल रहे हैं, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, और हर चीज होश में कर रहे हैं, बेहोशी में कुछ नहीं कर रहे। हम जब बेहोश होते हैं तब गड्ढे में गिरते हैं। तो अभी फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे, डायरी पेन पेंसिल सब कुछ नीचे। सेल्फ टॉक और सेल्फ लिसनिंग। लिसनिंग, मन शांत, दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स। किसी भी एक पोस्चर में स्वयं को स्थिर कर देंगे। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक तेज पुंज हूं। मैं आत्मा आज स्वयं को देखती हूं, स्वयं के प्रति रहम भाव, स्वयं के जीवन को साक्षी हो देखती हूं। कहां जीवन भटक रहा है, क्या इस जीवन में अनुशासन लाया जा सकता है? जीवन के अनंत सागर में चेतना कहीं खो तो नहीं गई? क्या मैं ये भूल गया मैं हूं कौन? मनुष्य जीवन मुझे मिला महान कार्य करने के लिए। मेरा जन्म महान कार्य करने के लिए हुआ है। मैं अति श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक महान योगी हूं, एक महान तपस्वी हूं, कर्म योगी हूं। सब कुछ करते हुए डिटैच हूं, कमल समान। आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण, स्वयं से बातें, पुकार सुनाई दे रही है अंतःकरण की। कौन बुला रहा है? हे आत्मा, कहां जा रही हो? फिर आ जाओ वापस। भगवान पुकार रहे हैं। इस सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण हो चुका है। सुन उसकी पुकार। हे आत्मन, आंखें खोल,
देख कौन पुकार रहा है। परमात्मा प्रेम की वेला है, परमात्मा मिलन का समय है। प्रभु प्रेम के रस से जीवन को भरने का समय है। आत्ममंथन, स्वयं से बातें, सेल्फ लिसनिंग, सेल्फ चेकिंग, कहां गलती हो रही है, कौन सी इच्छा है जो भटका रही है, कौन सी अपेक्षा दिशा भ्रमित कर रही है। नव संकल्प, न्यू प्लानिंग मन में आ रहे हैं। तनाव मुक्त स्थिति, संपूर्ण होश, जीवन आनंद की पुलक से भर गया है। सबको धन्यवाद। मित्र संबंधी, पति पत्नी, बच्चे, साथी, दोस्त, जिन्होंने भी मुझे मदद की, सबको धन्यवाद। हर व्यक्ति को धन्यवाद जो जीवन में आया, कुछ सिखा कर गया। हर परिस्थिति को धन्यवाद। इस भारत भूमि को धन्यवाद। प्रकृति को धन्यवाद। और सर्वोपरि वह परमात्मा, वह निराकार, वह सृष्टि का नियंता शिव बाबा, उस परम आत्मा को धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद शब्द बहुत ही छोटा है ना? बहुत छोटा है, पर धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द भी नहीं बना। इसलिए हम सभी दिल से सचिन भाई जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर सहज तरीके उन्होंने आप सभी के सामने रखे। छोटी छोटी बातें जो हम थोड़ा सा अपने आप को चेक करें, चेंज करें। मौन और एकांत, अंतर्मुखता, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ओम शांति। यूरोप में किसी प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया था, जिस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक कमरे में 8 बंदर रखे और उस कमरे में छत पे केलों का एक गुच्छा रखा और एक सीढ़ी नीचे से जो उन केलों तक जाती थी, और उन बंदरों को छोड़ दिया गया। थोड़ी देर में एक बंदर ने उस सीढ़ी को देखा और उन केलों को देखा और तुरंत चढ़ने लगा। और जैसे ही वो चढ़ने लगा, उन शोधकर्ताओं ने
बाकी जितने बंदर थे उन पर ठंडा पानी छिड़का, स्प्रे किया, आइस कोल्ड वाटर। तो वो बंदर जो ऊपर चढ़ रहा था नीचे आ गया।